120 पार्ट B1 शुरू कर दें। अच्छा जी, IAS 12 हमारा चल रहा था। लैपटॉप लगवाओ। IAS 12 में देखें डिस्क्लोजर्स 2 सफ़ों पे दिए हुए हैं। अब वो कोई याद तो नहीं करने आप लोगों ने, एक दफ़ा ज़रा नज़र निकाल के देख लें। पेज नंबर बताएं कौन सा है? 194 एंड 195। मैं अंदाज़ा लगा रहा था तकरीबन इंशाल्लाह 2 घंटे का काम रह गया। बाकी जो हल्की फुल्की चीज़ें रह गई वो रिवीजन वाली वो फिर आपसे पूछ लेंगे। अगर आपने मशवरा दिया तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी कहेंगे कर लेंगे। जी पेज नंबर 194। अब ये देखिए नेवर एंडिंग स्टोरी उसने उठा के ना पूरा स्टैंडर्ड से उठा के कॉपी पेस्ट की हुई हैं चीज़ें, जो कि बहुत सी हमारे सिलेबस में भी नहीं है। पेज 194, कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस के कंपोनेंट्स, वैसे शायद आपको पता हो टैक्स एक्सपेंस के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। टैक्स एक्सपेंस के कंपोनेंट्स में क्या आता है? करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। और करंट टैक्स एक्सपेंस में फिर करंट टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर का भी आता है और प्रायर ईयर का भी आता है। देखिए द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस, क्यों नहीं कनेक्ट करो ना उसे प्रोजेक्टर से। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस मस्ट बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। कौन कौन से? करंट टैक्स एडजस्टमेंट और एनी एडजस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड इन पीरियड फॉर करंट टैक्स ऑफ प्रायर पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। लीव इट, बस ये छोड़े पर नेवर एंडिंग स्टोरी है। ये 2-3 टेक कर लें बस, काफी है। ये दोनों चेयर्स उठा लें। अच्छा, अब सस्टेनेबिलिटी से शुरू करें। सस्टेनेबिलिटी जी, नोट्स का कौन सा पेज है हमारा? नहीं लिखा हुआ, लास्ट पेज। हमारी ना कुछ एग्जांपल्स रह गई थी, वो हमारी किताब से आपको याद होगा एग्जांपल 25 या 30 रह गई थी, जो मैंने आईकैप ने कहा, मैंने कहा था कि आईकैप ने ऐसे बिला वजह डाली हुई है, इसको डालनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ठीक है, पढ़ लेते हैं। ये याद नहीं करनी चीजें, मतलब ये आ गया तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। और मेन डिटेल सॉल्यूशंस अब आपको इसके दे दिए हैं हमने इन सवालों के। अच्छा, एक एयरलाइन कंपनी है, बताएं जी क्या ये IFRS S1 लगाएगी या नहीं लगाएगी? इस मस्ट आइडेंटिफाई द रिस्क्स। किताब में नहीं है, नोट्स हैं। नोट्स दो भाई को भाई, नोट्स का आखिरी सफा है। मैंने एग्जांपल 25 से लेकर 30 तक उसको समराइज करके यहां डाल दिया। इट मस्ट आइडेंटिफाई द रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफाई करे विच विल अफेक्ट इट्स फ्यूचर prospects such as including cash flows, cost of capital, तीसरी चीज क्या थी? फाइनेंसिंग। तो बोलें it should identify the risks and opportunities related to its business which will affect its future prospects such as cash flows, cost of financing, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो हिट करें चीजें, उस तरह इसने बता दिया। कहता है एक एयरलाइन की कंपनी है, उनका सिंगल बिजनेस मॉडल है एप्लीकेशन ऑफ फ्रेमवर्क्स। इसने इसके ऊपर बाइंडिंग है कि IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को फॉलो करे। ये हेडिंग्स हमने अपनी तरफ से बनाई, आई कि अपने नहीं दी हुई। टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, it maps its business model to the airline SASB standard। कहते हैं SASB वालों ने एयरलाइन वालों के लिए स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। and also applies IFRS S2 for climate related disclosure। climate related disclosure हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ IFRS S1 है। चलें जी, ये फिक्रा पढ़ लें। एयरलाइन वालों के ऊपर बाइंडिंग है कि IFRS के डिस्क्लोजर फॉलो करें। इनके लिए खास स्टैंडर्ड बना हुआ है जो SASB वालों ने बनाए हुए हैं। और IFRS S2 लगाएगा क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस को बताने के लिए। ये जो लास्ट क्लास में हमने एक डायग्राम शेयर की थी कि SASB क्या है और वो सारा याद होगा ना आपको। अच्छा, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से क्या मुराद हमने बताया था कि टारगेट सेट करें कि कितनी इमिशन कम करनी है
और किन चीजों को मैंने रिड्यूस करना है ताकि एनवायरनमेंट को डैमेज करना खत्म करूं। द एंटिटी आइडेंटिफाइज रेलेवेंट डिस्क्लोजर टॉपिक्स लाइक एक्सीडेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट वेयर अ स्पेसिफिक IFRS स्टैंडर्ड दो ही बने हुए हैं, S1 और S2, डज नॉट एग्जिस्ट, इट यूटिलाइजेस SASB स्टैंडर्ड। मैंने कहा SASB स्टैंडर्ड पहले बने थे लेकिन अब उनको हमारे IFRS बोर्ड ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। सच एज नंबर ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स का मैट्रिक्स बना ले, कितने एक्सीडेंट पिछले साल हुए, कितने इस साल हुए, और गवर्नमेंट ने कोई आपके खिलाफ एक्शन लिए हैं उसका मैट्रिक्स बना ले कि पिछले साल गवर्नमेंट ने इतना एक्शन लिया था, इस साल इतने कम एक्शन लिए हैं, तो इंश्योर द रिपोर्ट इज रेलेवेंट एंड रिलायबल। तो बता दें जी, एयरलाइन इंडस्ट्री ने क्या ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड लगाएगी, ये रिस्क अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करेगी, SASB गाइड करेगा, उसमें मैट्रिक्स में ये क्या बनाए कि मेरे कितने एक्सीडेंट हुए थे पिछले साल, कितने एक्सीडेंट इस साल हुए हैं, गवर्नमेंट ने कितने जुर्माने लगाए, कितने अब लगा रही है, और मिटिगेट कैसे करूं मैं इनको। टू कंप्लाई विद IFRS S1 एंटिटी वाइड डिस्क्लोज्ड हाउ इट मैनेजेस रिस्क्स, कैसे मैनेज करेगी रिस्क बताएं, थ्रू इट्स सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बाय यूजिंग SASB मैट्रिक्स टू ट्रैक रिस्क एंड टारगेट्स, the entity provides a clear picture of its sustainability performance to investors। वही एक्सीडेंट्स पहले कितने हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं। ये किसके लिए हो गया, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। अब कॉन्ग्लोमरेट केस, यानी एक बंदा एक से ज्यादा बिजनेस कर रहा है। एंटिटी इज अ लार्ज कॉन्ग्लोमरेट ऑपरेट्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पता नहीं क्या क्या। It identifies 8 SASB स्टैंडर्ड। ये आई के अपनी तरफ से बोंगी डाली हुई है, इसके या तो 7-8 के नाम लिखता और क्या करते हैं, अब हमें क्या SASB स्टैंडर्ड इसने कितने लगाने हैं। It identifies 8 SASB स्टैंडर्ड। SASB स्टैंडर्ड 40-50 बने हुए हैं, वो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हैं। अब क्योंकि ये काम ज्यादा कर रहे हैं, डाइवर्स एक्टिविटीज, तो इसने फिर एक से ज्यादा SASB स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई किए हैं टू असेस द यूनिक सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, जो इसके खास रिस्क हैं। हेल्थ केयर के अलग रिस्क हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग रिस्क हैं, मेडिकल वो क्या कहते हैं, कोई और चीजें होंगी, मिसाल के तौर पे एयरलाइन है उसके अलग रिस्क होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसके अलग रिस्क होंगे, एजुकेशन सेक्टर होगा उसके अलग रिस्क होंगे विद इन ईच बिजनेस। तो मल्टी सेक्टर एप्लीकेबिलिटी देखें कि मेरे पे कौन कौन सा SASB लगता है। एंटिटी इवेल्युएट्स विच टॉपिक्स आर मटीरियल, फिर देखें कौन से टॉपिक मटीरियल हैं। यहां पे इसने एक बात की है, कई दफा सारे बिजनेसेस में से आपका एक बिजनेस छोटा होता है, लेकिन उस छोटे बिजनेस में अगर कोई मसला हो जाए तो रेपुटेशन इतने बुरे तरीके से बैड डैमेज होगी कि यार नेस्ले वालों ने ये काम कर दिया, उस साबुन बेचने में कोई मसला हुआ, लेकिन नेस्ले साबुन बेचना तो थोड़ा सा काम है उसमें, उन्होंने ये मसला कर दिया। अगर वो साबुन बेचती हैं या चलो चॉकलेट थी, वो चॉकलेट में उन्होंने ये कर दिया है, इन लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेन काम पानी और दूध के, लेकिन छोटे से बिजनेस में भी अगर आपका मसला हो जाए तो रेपुटेशन आपकी खराब हो जाएगी। कहते हैं इसको भी मेरी नजर में मटीरियल समझना, याद रखना। अगर एक एंटिटी बहुत बड़ी है, तुम्हारी डाइवर्स एक्टिविटीज हैं, तो छोटी छोटी एक्टिविटी में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिस पे लोगों ने उंगली उठा दी तो तुम्हारे लिए मटेरियल बन सकती है पूरे बिजनेस के लिए। एंटिटी इवैल्यूएट्स व्हिच टॉपिक्स आर मटेरियल। पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कौन सी चीजें मटेरियल हैं आपके लिए, ये तो हमने हर स्टैंडर्ड में पढ़ा था। इवन इफ अ सेगमेंट इज स्मॉल, रिस्क्स लाइक लेबर इंसिडेंट्स, आपने वहां पे सेफ्टी मेजर्स नहीं ली हुई थी और लेबर बेचारी वो आप कहेंगे तो बाकी पूरी फैक्ट्री में भी यही होगा, आर डिस्क्लोज बिकॉज रेपुटेशन रिस्क कैन नेगेटिवली इंपैक्ट एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज, एक्सेस टू वो फाइनेंस, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। एग्रीगेशन की इजाजत है, छोटे छोटे कुछ मसले हैं उनको एग्रीगेट कर लो। मिसाल के तौर पे आपके जिन लोगों से आप सामान उठा रहे हैं, अगर उनकी नेचर एक है, हेल्थ केयर का और उनका सप्लायर एक ही है, उनको मुनासिब समझो तो एग्रीगेट कर दो, कहते हैं कोई मसला नहीं। एग्रीगेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसने फिर भी डाली हुई है सवालों में। एंटिटी ए फॉलोज IFRS S1 गाइडेंस ऑन एग्रीगेशन। It combines information like material sourcing only when it enhances clarity. Clarity को बेहतर करने के लिए आप combine कर सकते हो information. Disaggregation. It represents data separately, like recall data for healthcare versus consumer goods. अगर आपको मुनासिब लगे तो आप disaggregate भी कर दो। Recall data ये होता है कि कितनी products आपने remove कर दी थी मार्केट से ड्यू टू सेफ्टी रिस्क।
अगर हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स रिमूव की हैं दुकान से, दवाइयां एक्सपायर फेंकी हैं, और कंज्यूमर गुड्स जो रोजाना के इस्तेमाल की चीनी दाल चावल है, इन दोनों को फिर अलग अलग बताओ, डिसएग्रीगेट। इट प्रेजेंट्स डेटा सेपरेटली टू इंश्योर मटेरियल डिटेल्स आर नॉट ऑब्स्क्यूर्ड। ऑब्स्क्यूर्ड हमने पढ़ा था, मतलब कि गायब ना हो जाए मटेरियल डिटेल्स। तो वो कह रहे कि एग्रीगेशन की इजाजत है, लाइक मटेरियल सोर्सिंग। अगर आपके सप्लायर्स ऑफ मटेरियल सेम लोग हैं या सेम इलाके से जहां कोई फ्लड का खतरा नहीं है, वहीं से हेल्थ केयर का मटेरियल भी आ रहा है, वहीं से कंज्यूमर गुड्स का मटेरियल भी आ रहा है, तो एग्रीगेशन की इजाजत है। अब एग्रीगेशन हमने स्टैंडर्ड में कहीं पढ़ी नहीं, एग्रीगेशन की इजाजत है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर एग्रीगेशन करते हुए किसी ऐसी चीज को एग्रीगेट ना कर देना जिससे लोग परेशान हो जाएं। इसलिए मुनासिब है कि हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड और जो जो बिजनेस हैं उसका अगर रिकॉल डाटा है, तो रिकॉल का मतलब होता है बस वो चीज को फेंक दें। अब तो रिकॉल डाटा अगर उसका अलग अलग है तो वो आप अलग अलग बता देना। अब पेपर में ये कैसे आएगा? देखिए, हमने पेपर में इसके जो पहले वाले 25-26 सवाल थे ना, 24 सवाल, उनमें एयरलाइन का तो नहीं किया, लेकिन हमने डाइवर्स बिजनेस का कर दिया था। डाइवर्स बिजनेस का 2 सवाल थे डाइवर्स बिजनेस के, वो वहीं से भी कर लेंगे तो काफी होंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने करना है तो इन बातों को सॉर्ट ऑफ याद कर लें। बोलें, इफ द इंडस्ट्रीज ऑफ एयरलाइन it is binding to apply IFRS sustainability disclosure standards. It will also use SASB standards to identify the risks and opportunities, and also apply IFRS S2 for climate changes. Further, it should make a matrix based on guidance available in SASB standards. Such a matrix may include number of accidents in previous year and current year, and the government penalties imposed, etc. Further, this entity should also disclose the strategies, वो तो हमने क्लास में बहुत डिस्कस की थी, to mitigate the risk. Maybe the strategy can be we have developed safe management systems, we have replaced ये चीज safety belts replace कर दी, इस किस्म की बातें आप लिख के आ सकते हैं। और कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस के लिए जो मिक्स बिजनेस है, दिस एंटिटी आइडेंटिफाइज दैट नंबर ऑफ, 8 ना लिख के आइएगा, ये कुछ नहीं है तो ऐसे बताने आएगी अपने कहां से। इट आइडेंटिफाइज अ नंबर ऑफ SASB standards are applicable, through which it can identify specific risks and which may affect its future prospects such as cost of capital and वो सारा जो पिछली क्लास में डिटेल से बात हुई थी। And further, it should also check things for materiality, but small segments may need to be disclosed if the risk of repetition due to any incident happening there is big. तो रेपुटेशन का अगर रिस्क है तो स्मॉल को भी, and you can aggregate certain things, and further, if while aggregating certain things the material information is obscured, then you should not aggregate it. कुछ इस किस्म का लिख के आ सकेंगे। बहरहाल अब ये सारा देखते हैं कि कैसा सवाल आता है। एक सवाल हमारे टेस्ट में था, वो आप लोगों ने करना है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे अगले हफ्ते, कोई मसला नहीं। वो कुछ बच्चे कह रहे हैं EPS का सोल्यूशन भी नहीं दिया अभी तक उसमें, और एक सवाल हमारा जो है मॉक में आएगा, और बाकी इससे ऊपर के जो 24 सवाल है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो क्लास के अंदर आपको करवाए हैं। तो मोर और लेस बच्चों ने यही लिख के आना है, और क्या चीज़ें लिख के आनी है, इससे ज़्यादा को बच्चे को फन्ने खानी होंगे कि सस्टेनेबिलिटी में उन्होंने लूट मचा देनी है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 19 खोलें, पेज 463 का, क्वेश्चन 19 पेज 463, वॉल्यूम 2। किधर है अर्निंग पर शेयर? EPS किधर है?
IAS 33 ये सवाल आपने R1 में किया होगा। उस वक़्त शायद आपको इसलिए भी आसान लगा हो कि आपने ताज़ा बनानी सीखी हुई थी स्टेटमेंट ऑफ पेज नंबर ताज़ा बनानी सीखी हुई थी स्टेटमेंट चेन इक्विटी। कितने लोगों को याद है ये सवाल किया हुआ है R1 में? ज़रा हाथ खड़ा करें। 463। इसमें से मैं कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी दे दूंगा इंशाल्लाह, यानी कि 2-4 सवाल होमवर्क में दे दूंगा इसमें से, और ताकि ज़रा रिवीजन अच्छी हो जाए आपकी। वैसे जो सवाल हमने उसमें डाला है ना टेस्ट में अभी 17 में, वो वाला सवाल आप कर लें तो वो भी मेजर चीज़ें कवर करेगा। ओके माय डियर, पेज नंबर 463। फॉलोइंग Chand Limited were incorporated in Jakam January 20 with an authorized capital of 500 million. Authorized capital has nothing to do with EPS because we need issued, subscribed and paid up capital. Details of shares are as follows. सवाल मेरे ख्याल से शायद 1 साल का ही है, ये 2 साल का है, 2 साल का है। यकम मार्च 20 को हमने इशू किए हैं जिंदगी में पहली दफा शेयर, जब हमारा बिजनेस बना है 18 रुपए पर शेयर, लेकिन इसको तो हम इग्नोर करते हैं, ईपीएस में तो हमें कोई इसकी फिक्र नहीं चाहिए। ऑन यकम अक्टूबर हमने 15% बोनस शेयर इशू किए। बोनस शेयर की वजह से मार्केट प्राइस पे फर्क पड़े, हम उसे इग्नोर करते हैं। और उसके बाद ऑन यकम सितंबर हमने 40% राइट शेयर इशू किए, ये तो आपको पता है। तो ये सादा सी एडजस्टमेंट्स हैं। तो 20 के अंदर वेटेड एवरेज वर्किंग वन में ये करेंगे, और 21 के अंदर जो है वो वेटेड एवरेज नंबर की कैलकुलेशन करते हुए आप इसको ओपनिंग बनाएंगे और सिर्फ एक ये, तो ये आसान सी बात थी। नेट प्रॉफिट आ गया। सरप्लस को हम सवाल में इग्नोर करेंगे। सरप्लस स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर जाता है, ये बात अपनी जगह। ईपीएस निकालते हुए उसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आप स्टेटमेंट चेन इक्विटी में सरप्लस डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर देते थे। फाइनल कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड हैज नथिंग टू डू विद माय ईपीएस अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज लेक्चर 1 लीजिएगा ईपीएस का। कैश डिविडेंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद माइनस होता है, तो उसका कुछ नहीं करना होता ईपीएस में। ईपीएस होता है पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, बस ये एडजस्टमेंट थी। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 21 इट वाज डिस्कवर्ड दैट, मतलब IAS 10 टेस्ट किया उसने। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 21 यानी 2022 में हमें यह पता चला है, लेकिन कोई मसला नहीं, 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे हाथ में है। 22 में यह पता चला है अब प्रॉफिट रीस्टेट करना है या नंबर ऑफ शेयर्स को पंगा लेना है। प्रॉफिट रीस्टेट करना है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 12 रिलेटिंग टू प्लांट इन पिछला साल वाज रॉन्गली expensed out. The plant is subsequently measured using cost model and is being depreciated. घिसी पिटी एडजस्टमेंट है FR1 वाली। मेरे सवाल का जवाब दें, 220 की ईपीएस में प्रॉफिट कौन सा लेंगे? 48 लेंगे या 48 नेट ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स लेंगे? मैं 20 की ईपीएस की बात कर रहा हूं 20 में खड़े होके। माय डियर ऐसे तो ना जवाब दो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं 20 की ईपीएस 20 में खड़े होके निकाल रहा हूंगा तो तब मेरा प्रॉफिट कितना था? वो पिछले साल ऑडिट हो चुका था, ऑडिटर नहीं गलती पकड़ सके। यही तो IAS 8 कहता है कि वो गलती बस स्किप होगी, कोई मसला नहीं। तो प्लीज बस ये ध्यान रखना था, ये कॉन्सेप्ट इस सवाल में बताना था कि 20 की ईपीएस निकालते हुए प्रॉफिट क्या पकड़िएगा? 40। लेकिन जब 21 की ईपीएस निकालेंगे तो भी 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है। अब 21 का प्रॉफिट भी सेट कीजिएगा इसकी वजह से, और 21 में खड़े होके जब 20 की ईपीएस निकालेंगे तो 20 का पैट भी सही कीजिएगा। ये एडजस्टमेंट कितने लोगों ने की हुई है FR1 में याद आ रही है? ये एक एडजस्टमेंट थी जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी हिट होती थी। तो टाइम निकला तो प्रॉफिट की सेटिंग देख लीजिएगा कैसे करनी है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं करनी थी। चलें जी वापस आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहतरम, ये तो समझ आ गई थी ना आपको, बैलेंस शीट अप्रोच एंड P&L अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स। ये पेज 300 पे हमने नहीं कराई थी, फिर हमने पता नहीं उसी पेज के ऊपर करा दी थी जिस पेज के ऊपर जो है वो रिकॉन्सिलिएशन, पता नहीं कौन से पेज पे कराई थी, मैं देख लूंगा। पास पेपर क्वेश्चन 6 हमने करवाया था। ओके अच्छा, अब वो निकालने की कितनी अप्रोचेज हैं? DTL निकलेगा बैलेंस शीट अप्रोच से, और DTE फॉर द ईयर निकलेगा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से, P&L अप्रोच से।
बैलेंस शीट अप्रोच ये कहती है कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, फिर, और पी&एल अप्रोच ये कहती है एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस और टैक्स। फिर कितने सवाल होमवर्क में दिए थे, कितने किए, ये हम आंसर स्क्रिप्ट भी स्टूडेंट्स के कभी आपसे डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर का पैटर्न क्या है, पास्ट पेपर का पैटर्न, उससे क्या फर्क पड़ना है, वैसे पता नहीं अब क्या फर्क पड़ना है। ये हमारी लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो IAS 12 का सवाल आया 9 नंबर का, उससे पिछली दफ़ा आया था 18 नंबर का, उससे पिछली दफ़ा आया था 4 नंबर का, फिर 17 नंबर का आया था, फिर 10 नंबर का आया था, फिर 15 नंबर का आया था, फिर 16 नंबर का आया था। IFRS 8 का सवाल पिछली दफ़ा नहीं आया, उससे पिछली दफ़ा आया था, फिर 2 अटेम्प्ट छोड़ के पिछली दफ़ा आया था। IFRS 15 का सवाल 16 नंबर का आया था, फिर इस टाइम में शायद MCQs आए थे, पता नहीं, मैं देखूंगा क्या हुआ था इसमें। 16 नंबर का, फिर उससे पहले 16 नंबर का, फिर 8 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 16 नंबर का। IAS 21 का कोई बड़ा सवाल काफ़ी अरसे से नहीं आया, इससे पहले एक आया हुआ है IAS 21 का, लेकिन और स्टैंडर्ड के साथ मिक्स होके तो आ ही जाता है। IFRS 16, 15 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर। IAS 1037, 8 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। तो सस्टेनेबिलिटी एथिक्स का एक बड़ा सवाल आया था काफ़ी अर्सा पहले। EPS, अब ये तो FR1 वाला था ना, इसलिए हमने नहीं उठाया अभी इसको, FR1 से नहीं उठाया। IFRS 9, ये जो सवाल आया था क्वेश्चन 3, जो क्वेश्चन जो 12 था पता नहीं उसमें, असल में ना ये 15 नंबर नहीं है, छोटा सवाल होता है IFRS 9 से, साथ उसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी थी ना, 6 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। IAS 41 से हमें क्या, अब तो पुराना स्टैंडर्ड हो गया। IAS 38 से हमें क्या, ऊपर तो फाइनल अकाउंट्स, इस रैंक में तो कोई नहीं आया शायद मेरे ख्याल से। उससे पहले 6 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, और कंसोलिडेशन। IAS 12 कहाँ रह गया? अच्छा IAS 12 है, पता नहीं, ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि क्या कहते होंगे IAS 12 और ठीक है वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना ना। IAS 12, IFRS 16, वो वाली ग्रिड मैंने नहीं मैच कराई, फिलहाल तो सिर्फ नंबर दिखाए हैं। वो वाली ग्रिड भी हमने इधर बनाई हुई है, लेकिन उस ग्रिड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अभी, जो तो नहीं नज़र आ रही। IAS, हाँ कर दूंगा, IAS 12, IFRS 16 और कंसोलिडेशन, और 1037 में से इस दफ़ा तो वो उसका भी चांस है ना, रेशोस का, कि 50-60 नंबर का पेपर इसमें से आ जाता होता है, पता नहीं लोग कहते हैं। रेशो आया है तो फिर EPS डालना था ना, ये तो मैं पूछ रहा था। रेशोस लास्ट टाइम आया है, यस, तो आ सकते हैं इसमें से 50-60 का सवाल। सस्टेनेबिलिटी तो ठीक है, आ ही जाएगा इंशाल्लाह, उसके बगैर तो इस दफ़ा नहीं होगा। नहीं, EPS और IFRS 9 के तो मतलब IFRS 9 में नॉर्मली हम डिबेंचर और शेयर खरीद रहे होते हैं, और EPS में कंपनी शेयर इशू कर रही होती है, तो ये बात की थी लास्ट क्लास में। ओके अच्छा, IAS 37 में ज़रा एक मिनट निकालें, बल्कि आप छोड़ें बड़े, बस मैं खोलता हूँ, आप लोगों को क्या डिस्टर्ब करना। पेज 854 का एंड निकाल लें तो भी ठीक है, नहीं भी कोई मसला नहीं। पेज 854 का एंड IAS 1037, बस ख़त्म करें आप चीज़ों को। IAS 1037 किधर आ रहा है? ये पेज कौन सा? If an entity declares dividend to holders of equity instruments after the balance sheet date, तो इसको कौन सा डिविडेंड कहते होते हैं हम, फाइनल या इंटरिम? पेज 854 वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 पेज 854। If an entity declares
डिविडेंड टू होल्डर्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इससे कौन सा डिविडेंड कहते होते हैं? फाइनल। द एंटिटी शेल नॉट रिकॉर्ड दिस डिविडेंड, इस डिविडेंड को हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता, बल्कि डिस एज अ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट पे इसको रिकॉर्ड नहीं करना। सच डिविडेंड्स आर डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स इन अकॉर्डेंस विद IAS 1। ये बात तो पता थी आपको। आगे चलें। पाकिस्तान में फाइनल डिविडेंड प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स। दैट इज द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द लायबिलिटी इज द डेट ऑफ AGM। लेकिन हमें तो इससे कंसर्न नहीं होता। हम आमतौर पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करते हैं और AGM की बात ना लिखी हो तो हम समझ जाया करेंगे कोई नहीं, कोई मसला नहीं, AGM में आगे अप्रूव हो ही जाना है, ठीक है। ऐसा कभी कायके में लिखा नहीं था। लेकिन एक थ्योरी MCQ की हद तक बात याद रख लें, पाकिस्तान में प्रपोज कौन करता है फाइनल डिविडेंड? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अप्रूव कौन करता है फिर? मेंबर्स। और फिर लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय, इसमें फिर AGM का इंतजार नहीं करना होता। Are declared by, that is the date of declaration and the liability is recorded on the date of directors meeting। फाइनल डिविडेंड फिर किताबों में रिकॉर्ड तो अगले साल किया जाएगा, रिकॉर्ड अगले साल किया जाएगा, सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा। रिकॉर्ड कब किया जाएगा? फाइनल डिविडेंड डायरेक्टर्स के अनाउंस करने पे रिकॉर्ड किया जाएगा या AGM में अप्रूवल पे? और जो इंटरिम डिविडेंड है वो, एक ऐसे छोटा सा पॉइंट आया था ज़हन में कि MCQ के एतबार से ना पूछ ले। ओके अच्छा जी, यार ये तो गलती मुक रही है बस, माशाल्लाह उतने उतने जा रहे हैं। सी IFRS 3 और 10 निकालें, वॉल्यूम 1 में है ना, वॉल्यूम 1 में ही है। इसमें लेटेस्ट अटेम्प्ट का फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अभी हम कर लेते हैं। पेज 515 निकालें, किधर है IFRS 3 और 10 में? पेज 515। भाई वो रेशियोज का पहला सफा मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि किस बंदे को कौन सी रेशो में इंटरेस्ट होता है, वो तो याद कर लीजिएगा, 1-2 मिनट की चीज़ है। खुदा ना खास्ता ये पूछना लेके क्रेडिटर किस रेशो में इंटरेस्टेड है। IAS 1037 किधर आ रहे हैं? सॉरी कंसोलिडेशन किधर आ रही है? ये पेज नंबर 515। ये ना बचपन में पढ़ाई जाती थी चीज़ें, अब कभी ICAP ने वैसे पूछी भी नहीं कभी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाईलाइट करें कौन सी होती हैं? In which the parent and its investments in subsidiary are those presented by entity with parent or its investments at cost or in IFRS 9 or using equity method। ये बात आपको मैंने बढ़ाई थी लास्ट क्लास में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी को भी तीनों तरीके से शो किया जा सकता है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसोसिएट को भी 3 तरीकों से शो किया जा सकता है। NCI क्या होता है? These are known as minority interest। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कौन से होते हैं? जो बाद में कमाए या जो पुराने ओनर्स ने कमाए हुए थे? These are the reserves from the date of acquisition, बाद वाले। और प्री एक्विजिशन कौन से होते हैं? जो प्री आरी जो होती थी। नेट एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और इक्विटी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जिसमें पेरेंट और सब्सिडरी को एक तस्वुर कर लिया जाता है, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी। लीगल एंटिटी नहीं होती ये। MCQ में सवाल आ गया सिंगल लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी एक नहीं बनेगी, लॉ में दोनों अलग अलग रजिस्टर हुई होंगी। इकोनॉमिक एंटिटी एक्वायरर जो खरीदेगा, एक्वायरी जिसको खरीदा गया, एक्विजिशन डेट जिस दिन आपका कंट्रोल आया, कंट्रोल की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। सब्सिडरी जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, पेरेंट जो कंट्रोल कर रहा है। ग्रुप से मुराद क्या है? पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज। ये जो EPS का मैंने टेस्ट डाला था, इसमें रिक्वायरमेंट थी ग्रुप EPS निकालें। ग्रुप EPS में सिर्फ ये होता है कि वो एसोसिएट का और सब्सिडरी का प्रॉफिट का हिस्सा भी लेना होता है। तो वो एक सवाल कराया भी था आपको, उस टेस्ट में भी डिस्कस कर लेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन, ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट इन विच एन एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेसेस। असल में ये जो पेरेंट सब्सिडरी को खरीदता है, इसको क्या कहा जाता है? बोलें बिजनेस। इट इज अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इन विच एन एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ एन अदर बिजनेस। अच्छा जी, अगला सफा जो लिखा हुआ है हमने वो कहाँ पे है बताएं? ये कहाँ पे है? IAS 28 में है। हाँ, इसको ना वो जो अगले हफ्ते कुछ थोड़ी सी डिस्कशन होनी है आपसे, उसमें शायद मैं डिस्कस करूँगा।
इसको जाने, ऐसी छोटी मोटी है वो, एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है आपसे, मतलब वो जो बच्चों के पेपर पैटर्न है उसी में डिस्कस कर लेंगे साथ ही। लेटेस्ट अटेम्प्ट में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आई है, उसकी बच्चे डिस्कशन चाह रहे हैं, तो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं मोहतरम। आप निकालें वो क्या कहते हैं वॉल्यूम 2, मादरत वॉल्यूम 2 निकालें, उसमें सवाल बताएं कौन सा वाला है। क्वेश्चन 4। लें जी, पेरेंट की किताबों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, सब्सिडरी की किताबों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन मेरे भाई ये वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को किराए पे दी हुई है। फिर तो हमने इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कहां शिफ्ट कर देना था, पीपी में। ये वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। निकालने पेज 601 वॉल्यूम 2 में पेरेंट की किताबों में भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, सब्सिडरी की किताबों में भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है। एट द रेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी नेट एसेट एट अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2650। ओह 2650 बनाई जी वर्किंग वन। एक छोटी सी मजे की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। शेयर कैपिटल बताएं कितना है? हाँ जी, सब्सिडरी का आता है यहाँ पे, शेयर प्रीमियम 360। इस लाइन का मतलब बताएं भाई, आर ही मिसिंग थी इस अटेम्प्ट में। एट एक्विजिशन डेट, एक सवाल आपको ऐसा कराया था मैंने, एट एक्विजिशन डेट बीएल नेट एसेट्स एट अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2650। क्या करें? एक्सेलेंट, इसको यहां लिख दें 2650। इट इज द एट एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ये एक सवाल करवाया था, वो सवाल मैं खोल के नहीं आपको दिखा रहा। एट दिस डेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फॉर कितने, एक्सेप्ट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अभी कर लेते हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं। आप बताएं आ रही कितनी बैलेंसिंग आ गई? इसको साथ ही आप लोगों ने वर्किंग 2 में भी ले जाना था बैलेंसिंग निकाल के। ओके, यहां तक बनाएं। ओके, at acquisition date BL net assets had a carrying value of 2650 which was equal to the fair value except for investment property whose fair value exceeded its carrying value for by 3 the property had remaining life of 8 years। घिसी पिटी एडजस्टमेंट मार्क्स लें जल्दी से, बोलें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट कितने से? 360 3010। इस पे आपने लगाना होता है प्रोपोर्शनेट शेयर एनसीआई का, लेकिन एनसीआई फेयर वैल्यू भी थी वैसे, इस फिगर के ऊपर लगाना होता है। अच्छा, अब माय डियर इधर देखें, एंट्रीज बता दें क्या बनेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट कितने से? 360 से। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। डेप्सियन डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, डेप्सियन कहां जाएगी? एसआरई में, क्योंकि सब्सिडरी का एसेट है ना जी। बोलें मल्टीप्लाइड बाय 8/12 जी। बोलें 30 डन। ये एंट्रीज तो आप लोगों ने पोस्ट कर देनी थी।
अब एक चीज आप लोग कर सकते थे जो कि एक सही चीज थी, वो भी कुछ लोग ये समझते पेपर में कि असल में ना ये जिस अटेम्प्ट में आया है उस अटेम्प्ट में IS 38 बच्चों ने पढ़ा होता था। IS 38 में ना इसकी बहुत रिवीजन कराई जाती थी इस तरह एडजस्टमेंट करने की। इसलिए आप लोगों के लिए ये जो बैलेंसिंग निकालना है ना 1040 बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो जो उस अटेम्प्ट में बच्चे पेपर दे के आए थे उन्होंने ऐसे निकाला था। अब आपको इस तरह की एडजस्टमेंट इस अटेम्प्ट में कम से कम नहीं आएगी, इस तरीके से बैलेंसिंग निकालने वाली। एक दफ़ा हमने बहरहाल क्लास में की हुई है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर कभी किसी बच्चे ने ये ऐसे समझ लिया हो कि यार 2650 में तो फेयर वैल्यू नहीं पड़ी हुई चीज़ों की, तो उसने ऐसे लिखा होगा, फिर उसने लिखा होगा बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी 2650। उसने कहा होगा एक सरप्लस नहीं पड़ा हुआ, वो भी डालें 360। जवाब 30। भाई अगर ऐसे करना था ना, जवाब तो वही आ गया। अगर ऐसे करना था ना तो फिर आपने नीचे कैरी डाउन में सरप्लस डाले, फिर यहां डालें, फिर आरी बैलेंसिंग निकलनी थी। कुछ समझ आई बात मैंने क्या करने की कोशिश की है? फिर आरी बैलेंसिंग निकलनी थी। लेकिन मेरे ख्याल से पिछली मेथोडोलॉजी ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है। जो उधर रिस्की अप्रोच किसी ने कर दी, बच्चों इधर उधर निकल जाए, वो बताता हूं मैं जी। नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल ने? 2650। इसमें सरप्लस कितना डालना है? तो आरी कितनी आ गई थी? 1040। ओके, अब सवाल में एक एडजस्टमेंट है। सवाल कहते हैं, ये यहां तक तो इजी मार्क्स आ जाने थे। अब सवाल कहते हैं, ये वाली एडजस्टमेंट बच्चे पूछ रहे हैं, BL मैयर कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को यूजिंग कॉस्ट मॉडल। BL कौन है? सब्सिडरी। वाइल EL मैयर्स द इन्वेस्टमेंट यूजिंग। अब एसोसिएट जो मर्जी करते रहे, वो उसकी मर्जी है, मैंने कहा था उसको ना छेड़िएगा फिर। लेकिन पेरेंट और सब्सिडरी का मॉडल, अब सब्सिडरी को पेरेंट के मुताबिक लाएं या पेरेंट को सब्सिडरी के मुताबिक लाएं? सब्सिडरी को। आप बताएं सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है और पेरेंट कौन सा कर रहा है? सरप्लस नहीं नजर आ रहा क्योंकि इसके फेयर वैल्यू गेन P&L में जाते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन सरप्लस ना ढूंढिएगा। आप बता दें किसकी किताबों में ईयर एंड पे भी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? एक्विजिशन डेट पे तो कर ली है, ईयर एंड पे दोबारा फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। अब मुझे बताएं कि ईयर एंड पे इसकी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 870 हो गई है। अब मुझे बताएं इस 870 की फेयर वैल्यू का क्या मतलब है कि ईयर एंड पे फेयर वैल्यू गेन कितना है? ओके, सुने, ये बैलेंस शीट डेट की फिगर है, ये बैलेंस शीट डेट की फिगर है। इट इज कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन बैलेंस शीट डेट। इट इज कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस शीट डेट। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस सरप्लस माइनस डेप्रिसिएशन, ये जो फिगर आएगी इन दोनों को जमा करके वर्सेस। अब मुझे बताएं बैलेंस शीट के मुताबिक बुक वैल्यू क्या आ रही है 31/12/24 को? 420। ये सेपरेट किताबों में आ रही है। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस मुझे बताएं, रीवैल्यूएशन सरप्लस net of depreciation. What was the surplus on acquisition date? 360. What is its depreciation? 30. 330. मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं,
कॉस्ट माइनस सारे सालों की डेप्रिसिएशन, सरप्लस माइनस 9 महीने की डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू लेटेस्ट वाली फिगर विदाउट रीवैल्यूएशन इफेक्ट, विदाउट ईयर एंड रीवैल्यूएशन इफेक्ट, विदाउट ईयर एंड रीवैल्यूएशन इफेक्ट. सो व्हाट इज टोटल? 750. घर में मैंने सोचा था कि आपको इस तरह कराऊंगा ये कि यकम मई को, लेकिन मैं आप करा किसी और तरह रहा हूं. यकम मई को मुझे बीवी नहीं पता, लेकिन मुझे 31 दिसंबर को बीवी पता है. ठीक है, तो इस तरह मैंने सोचा था करवाऊंगा. यकम मई को बीवी मुझे नहीं पता, 31 दिसंबर की बीवी पता है सवाल में, दरम्यान में 9 महीने का गैप है ना. 31 दिसंबर की बीवी पता है. यकम मई का सरप्लस 360, यकम मई का नेट सरप्लस 30 रुपए के डेप्शन माइनस करके, यानी कि इसमें से कोई डेप्शन माइनस हुई होगी, ये आ गया होगा, इसमें से 30 माइनस हुआ, ये आ गया. इन दोनों को अगर मैं जमा कर लूं तो इट इज मार्केट वैल्यू बिफोर ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू. इट इज बुक वैल्यू नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट. इट इज सरप्लस नेट ऑफ डेप्री. It is book value net of depreciation. It is surplus net of depreciation. It is market value already appearing in our books. But मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मेट चला दें पेपर में. बैलेंस शीट में जाएं, पेपर में बैलेंस शीट में बता दें बुक वैल्यू क्या है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 420. अब आपने यकम मई को कितना ग्रॉस सरप्लस रिकॉर्ड किया? सरप्लस को नेट करें डेप्रिसिएशन से, क्योंकि ये बुक वैल्यू में नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये कॉस्ट वाली डेप्रिसिएशन है, ये सरप्लस वाली डेप्रिसिएशन है. सरप्लस नेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो ऑलरेडी हमारी किताबों में एसेट कितने का आ रहा है? 750 का. इसको किस पे ले जाएं? 870. बैलेंसिंग निकाल लें, ईयर एंड गेन कितना, और इस मॉडल में एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट नहीं करना. अगर ये पीपी होता तो क्या एंट्री होती? एसेट डेबिट एसआरएस क्रेडिट, क्योंकि एनसीए को भी देना था एसआर, लेकिन ये पीपी नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट इनकम क्रेडिट, और इनकम चली जाएगी एसआरई में, क्योंकि ये पी एंड एल वाला मॉडल है. कुछ समझ आया? थोड़ा थोड़ा. ये बीवी कौन सी है? कॉस्ट वाली. और ये बीवी कौन सी है? सरप्लस वाली. तो ये मार्केट वैल्यू आ गई बिफोर ईयर एंड रिवैल्यूएशन. तो दिस इज ईयर एंड रिवैल्यूएशन. तो ये जी एक नई किस्म की वर्किंग हमने इंट्रोड्यूस कराई आज. बहरहाल इसी को टीचर कहते होते हैं. वो तो दीवाना है आई के, तो जी उधर उंगली लेके चल पड़ेगा तो टीचर उधर निकल पड़ते हैं, उधर उंगली लेके चल पड़ते हैं उधर निकल पड़ते हैं. अगली दफा कुछ और आएगा उधर निकल जाएंगे टीचर. तो 10 साल बाद जो बच्चे पढ़े होंगे उनका पता नहीं क्या बनना है, क्योंकि पेपर में. और ये इतना आसान सवाल था, किसी ने अगर ट्राई किया ये सवाल, 80-90% सवाल आसान था, बस ये एक एडजस्टमेंट थी. बिल्कुल क्लियरली समझ कितने लोगों को आ गया है? It is book value net of depreciation. It is surplus net of depreciation. अच्छा, अब आप इस तरह का सवाल करें पीपी के एतबार से. प्रैक्टिस कर लेते हैं 4-5 में. पीपी के एतबार से इस तरह का सवाल कर लें. डन? ओके. माय डियर इधर देखें.
पेरेंट सब्सिडरी पीपी 300 100 इक्विटी रिवैल्यूएशन सरप्लस 30 0 P acquired S on यकम मार्च 2010 P acquired S on यकम मार्च 2010 at acquisition date the book value of PP of S is to be increased by ₹20. ठीक है जी। P is using, बोले बोले नजर आ रहे हैं ना, सरप्लस रिवैल्यूएशन मॉडल एंड S is remaining life 10 years 5 years. P is using revaluation model, S is using cost model. P यूज करा है रिवैल्यूएशन मॉडल और S यूज करा है कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू of S assets at year end is ₹144 million. चलें जी, नोट करें। खतरा खतरा बने समुंदर। ये क्या, यार को ढूंढो अपने अंदर, दाएं बाएं मिल जाते हैं, अपने अंदर क्या ढूंढना है। ये अच्छा यार मिला हुआ है आपको या बस गुजारा है? एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मक्के देख। ओके माय डियर, मैं आपको इस बहाने से एक और रिवीजन करवाना चाह रहा था। मैं अब खुलवाना चाह रहा था पीआरएस अकाउंट और एसआरएस अकाउंट, पीआरएस अकाउंट और एसआरएस अकाउंट। पता नहीं किस किस बहाने से लोग क्या क्या करवा जाते हैं। हम तो आपको सिर्फ पीआरएस और एसआरएस अकाउंट खुलवा रहे हैं। पता नहीं क्यों हंसे हुए हैं आप लोग, क्यों हंसते हो। वर्किंग वन, एडजस्टमेंट अकाउंट। शौक से इधर देखें क्या हो रहा है। वर्किंग वन, वर्किंग टू कौन सी होती थी? एसआरई, तो 2.1 एसआरएस। और वर्किंग थ्री कौन सी होती थी? सीआरई। वर्किंग 3.1 पे हाँ सीआरएस। वर्किंग टू कौन सी होती थी? एसआरई। वर्किंग थ्री कौन सी होती थी? सीआरई। इन दोनों की वो जो पता नहीं चर्बी या क्या नाम रखा था, चर्बी का नाम, इनका नाम कलेजी रखा था और उसका नाम कैपिटल रिजर्व का नाम चर्बी रखा था। ठीक है, नोट करें यहां तक, नोट करें यहां तक, जल्दी करें भाई जिथे दी। जब हम पेपर में सवाल कर रहे होंगे तो सवाल करते हुए सबसे पहली दफा हम बैलेंस शीट से क्या उठाएंगे?
SRS 0 और PRS 30, ये उठा लेंगे ना? ओके, अब सवाल पढ़ना शुरू करें। ये 0 30 उठाकर अंजुम सवाल पढ़ना शुरू करो। पॉज कर दिया जाए। चलें पहले टीए को बुलाया जाए, पहले टीए को बुलाया जाए। हाँ जी माय डियर, बताएं। अब एडजस्टमेंट पढ़े ना। एट एक्विजिशन डेट द बीवी ऑफ पीपी ऑफ एस इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20। ये वाला सरप्लस कहां लेके जाऊं ब्रो? ये वाला सरप्लस कहां लेके जाऊं ब्रो? ये वाला सरप्लस का, ये तो वर्किंग वन में जाना है ना। ये एक्यूजिशन डेट वाला है। ये कौन सा है? कितना? 20। क्या एंट्री होगी? जी 300 जमा 100 जमा 20 हो गई एंट्री। अब इतना हो गई एंट्री। इसके बाद डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन बताएं कितनी होगी? डेप्रीसिएशन की एंट्री मैं नहीं करा अभी। 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 बाय 12। 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 बाय 12, 3.33। और दूसरी एसआरई में जाएगी ना ये, वो मैं नहीं लेके जा रहा। करें नोट यहां तक। गलत ऑप्शन निकाल लिया किसी ने, कोई कह रहा है 20 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 बाय 12, 3.33। करें 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 करें, डन। अब आप जाने और आखिरी एडजस्टमेंट जाने। आखिरी एडजस्टमेंट पोस्ट करें माय डियर। अच्छा, पेड रीवैल्यूएशन लॉस क्यों डेबिट करा रहे हैं तू? मैंने इतनी मेहनत से सरप्लस वाली एंट्री करवाई है आखिरी। इसकी रिवैल्यूएशन लॉस कहां होता है भाई? ये होता है डेप्रीसिएशन इन एसआरई डेबिट, पापा क्रेडिट। और भाई यहां तक समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दे। यहां तक तो समझ आ गया ना, ये तो मशहूर है जमाना एडजस्टमेंट है। अब ये वाली एडजस्टमेंट करें। पी इज यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल, मॉडल का एल किधर के चला गया है? पी इज यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल एंड एस इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल। पॉज करो जी माय डियर, एंट्री करें। इसकी एंट्री सोचें क्या बनेगी। अभी आपको मेहनत करवा के करवाई है, इसकी एंट्री सोचें क्या बनेगी। कड्डो भाई सरप्लस, कड्डो 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 सरप्लस कड्डो। अच्छा, ये जो 100 रुपया पड़ा हुआ है बेटा, ये कौन सा वाला पड़ा हुआ है? ये कॉस्ट माइनस ईयर एंड तक की डेप्रीसिएशन। ये कॉस्ट माइनस, तो बोलें बीवी, बोलें बैलेंस शीट वाली 100। अब सरप्लस बोलें आया कितना था? 20। और गैब कितना हुआ? 3.33। 16 पॉइंट। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? हाथ खड़ा करें। ओके, वेल डन। आप बता दें 116.67। अब मुझे बताएं रीवैल्यूएशन सरप्लस ईयर एंड वाला कैसे निकलेगा? जी बोलें बैलेंसिंग 27.33। डन। बिल्कुल पिछले सवाल की थीम पे है माय डियर, दोहराता हूं। मुझे बताओ, ये जो बैलेंस शीट के अंदर सेपरेट किताबों में वैल्यू आ रही है, इज इट कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन या इसमें रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट पड़ा हुआ है? सब्सिडरी अपनी किताबों में कॉस्ट मॉडल यूज करिए। इट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन, बट वी आर वेरी लकी इट इज एट ईयर एंड। बैलेंस शीट बुक वैल्यू, इट इज एट ईयर एंड, बट द सरप्लस इज 10 months old। आई नीड 10 months बाद वाला सरप्लस। तो सरप्लस भी फिर मुझे, अगर बीवी इस दिन की है तो फिर इस तरह लिख लेना, सरप्लस भी मुझे इस दिन का चाहिए बैलेंस शीट वाला। वो मैं कैसे निकालूं? कितना आया था 20, 10 महीने में कितना फारिग हो गया, रह कितना गया। अब मोहतरम ये हमारा हो गया कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन।
और ये हो गया सरप्लस माइनस डेप्रिसिएशन। पुरानी एंट्रीज अपनी जगह करनी है जैसे कराते होते थे, वो एंट्रीज नहीं छोड़नी। टोटल 0.67, ये ईयर एंड पे फेयर वैल्यू, ईयर एंड फेयर वैल्यू, ईयर एंड सरप्लस 27.33। एक नई वर्किंग, इसकी एंट्री करवाए, कोई बंदा एंट्री करवाए। भाईजान एस को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, एस को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाना पड़ेगा। एस डेबिट और एसआरएस क्रेडिट। जी जी मैं बताता हूं। जी एंट्री कराएं 27.33। क्या हुआ भाई, ऐसा हादसा तो पहली दफा हुआ है जिंदगी में। ओके आप 27.33 की एंट्री बताएं, प्लस 27.33 ऐसा डेबिट, और इधर लाके सॉरी इधर लाके एसआरएस कितना 33। पहले इसको पूरा करें। डन। अच्छा अब आगे किसी को याद है कि वैसी एक पुरानी बातें कर रहा हूं, ये अकाउंट क्लोज कहां होते हैं भाई? ये अकाउंट तो एसआरई की तरह फारिग हो जाता है ना। ये अकाउंट कहां जाता है, किसी को याद है? ये कहां जाता है? सीआरएस, सीआरएस और एनसीआई 70-30 करके जितना भी है, ये एनसीआई में फिगर चली जाएगी, ये सीआरएस में चली जाएगी। जब पीआरएस और सीआरएस सॉरी पीआरएस और एसआरएस मिलेंगे तो ये कैरी डाउन बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ग्रुप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? रिवैल्यूएशन मॉडल। और सब्सिडरी कौन सा कर रही थी? कॉस्ट मॉडल। डन, क्लियर, ओके। नहीं सबर, सवाल पूछ लेना, अब क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? अच्छा आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दे दूंगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, लेट्स चेंज इट अ बिट, ये एंट्रीज कर लेना और यहां पे 27.33 डालें पीपी में। ये डिस्कशन हमारी क्लोज हो गई है, खत्म हो गई है। डन, 27.33 हो गया, ये भी हो गया 27.33। इसको क्लोज कहां करेंगे? 0 प्लस 27.33 को सीआरएस और एनसीआई। ओके अब मुझे बताएं कि अगर सवाल में लिखा होता, इधर देखें सारे, अगर सवाल यही होता और सवाल में लिखा होता पी और एस दोनों कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करते? पहले सबसे पहले हाथ खड़ा करके, पी और एस दोनों कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, बताएं सवाल में क्या चेंज होती? ये यहां 0 आ रहा होता, यहां क्या आ रहा होता? 0। ऐसे सवालों में हम अगर दोनों कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ये अकाउंट ही नहीं खोलते थे, ये अकाउंट ही नहीं खोलते थे। और इस 144 को एक क्लास में गिवन था, इग्नोर किया था, क्योंकि दोनों अब कौन सा मॉडल फॉलो करें हैं, तो ईयर एंड पे जो मर्जी हो हमें उससे कंसर्न, लेकिन ये एडजस्टमेंट फिर भी करनी है 20 रुपए वाली, क्योंकि ये तो कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है। ये बात कितने लोगों को याद आ गई? डन। अच्छा
अगर सवाल में लिखा होता कि एस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है और पी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है, तो सवाल में क्या चेंज होती? सवाल में क्या चेंज होती? इधर सरप्लस नजर आ रहा होता, इधर सरप्लस नजर ना आ रहा होता। डन डन। आगे चलूं? कौन सी वर्किंग्स खोलते? पीआरएस की वर्किंग नहीं खोलनी थी, सीआरएस की, क्योंकि वो बैलेंस शीट में सरप्लस अब जाना ही नहीं। पी कौन सा मॉडल फॉलो करें और एस, तो इधर सरप्लस नजर आ रहा है, इसको उठा के कहां लेके जाते? यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे लेके जाते और ये अकाउंट ना खोलते। फिर इसका प्री देता था वो, इसका प्री देता था वो, इसका प्री देता था। ये इधर 30 है मिसाल के तौर पे, इसका प्री है 10, वो प्री ले जाते थे वर्किंग, फिर इसका प्री गिवन होगा ना, सोचिए लॉजिक पे, इसका प्री गिवन होगा, फिर कुछ ना कुछ प्री होगा। और जो पोस्ट होता था ना, वो सवाल बताए ना बताए उसको एसेट अकाउंट में फेंक के खत्म कर देना होता था। अगर 30 इधर पड़ा हुआ है, 30 में से 12 चला गया इधर, 18 को खत्म करने, एसआरएस डेबिट एसेट क्रेडिट, वो 12 के बाद जो 18 बचेगा वो बाद वालों का होगा, उस रिवैल्यूएशन को खत्म करना है, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं कर रहे। ये मजे का सिनेरियो था, इसमें प्री गिवन होता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट की टेंशन लेते हैं बच्चे, मुझे टेंशन नहीं होती, आधे पिछाधे नंबर सबके आ जाते हैं। और चौथी कौन सी एडजस्टमेंट बनी फिर? जो दोनों रिवैल्यूएशन फॉलो कर रहे हैं, ओ उसमें फिर क्या होता? यहां 30 सारा होता, यहां 22 सारा होता, ये 30 यहां ले जाते और ये 22 यहां ले जाते। अब सवाल ने फिर दोबारा प्री बताना था, सवाल ने दोबारा प्री बताना था, इसमें से प्री कितना है, उस प्री को फिर कहां लेके जाते? वर्किंग। और जो बच जाता उसको एसेट अकाउंट में खत्म करते, या जो बच जाता उसको नए ओनर को देते? नए ओनर को देते। फिर सीआरएस और एनसीआई में जाना था। रिवाइज करा दूं ये चारों बातें, या ठीक है समझ आ गई हैं? करा दें, चलें करा दें, ठीक है। पी कौन सा मॉडल फॉलो करें? एस, ये 30 इधर चला गया, ये 0 इधर चला गया। इसको 2 दफा रिवैल्यूएशन की हिट मारनी है, एक एक्विजिशन डेट पे हिट मारनी है और एक बाद में हिट मारनी है। डन। अच्छा, दोनों कौन सा मॉडल यूज करें? कॉस्ट। तो ये अकाउंट और ये अकाउंट खोलने की जरूरत, लेकिन ये वाली रिवैल्यूएशन करेंगे। तीसरा सब्सिडी नहीं, तीसरा जो मैंने करवाया सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करिए ये, तो फिर ये अकाउंट खोलने की जरूरत, ये अकाउंट खोलेंगे, उसमें से प्री वर्किंग और जो बैलेंसिंग होगा एसेट अकाउंट में फेंक देंगे। उसके बाद दोनों कौन सा मॉडल फॉलो करें? रिवैल्यूएशन मॉडल। ये इधर आ जाएगा, ये कुछ इसने पहले का कमाया होगा उसको कहां ले जाएंगे? प्री में। और जो बाद में कमाया होगा वो इन दोनों में तकसीम कर देंगे। ये तो बात बहुत फैल गई मादरत के साथ, निकालें नोट्स। चलो जी, इसको भी फारिग करो, फाइनल अकाउंट को एंड पे देखते हैं। मुग गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमने करवाना नहीं, ये डिसीजन ले लिए, ये भी नहीं हमने करवाना, ठीक है। अच्छा, IFRS 9 पहले कर लें, फिर ये लीज करके इंशाल्लाह ब्रेक लेते हैं। पार्ट वो दूसरा बनाओ ना, B2, और उन्हें को लेक्चर A1 A2 जरा ग्रुप में भेजें।